हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा एंड वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में। ठीक है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस जब भी वर्ड बोला जाता है तो उसका सीधा सा मतलब आपको क्या निकालना है वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस में हम पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन होती है आपकी डेमोक्रेसी की कि बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक एंड टू द पब्लिक। ठीक है, या पीपल पब्लिक, राइट। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट होल्ड करती है या जिनका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई संस्था होती है जिसमें ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है, तो उसे पब्लिक इंटरप्राइजेस कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे बुक को जब आप पढ़ोगे, जो कि एज अ सब्जेक्ट है आपके क्लास में, तो आपको समझना क्या है, वो ये है कि आप ये समझिए कि गवर्नमेंट के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इनका मैनेजमेंट कौन संभालता है, इनके मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कौन कौन से फील्ड में वर्क करती हैं। तो बेसिकली आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि गवर्नमेंट की कितनी कंपनीज हैं, उनमें कैसा स्ट्रक्चर है और उनमें देखा जाए तो क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेज में पब्लिक जो वर्ड है, पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये वर्ड का मतलब क्या है। सिंपल है, द बिजनेस यूनिट ओन्ड, ठीक है, मैनेज एंड कंट्रोल। ये तीन वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। ठीक है, बाय द सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब आपका केंद्रीय गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आर द टर्म as public sector enterprises or the public enterprises. These are also known as PSU, यानी कि आपको कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है PSU। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनको गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर रखा है। राइट, आपको बात समझ में आ गई। तो ऐसी कोई भी कंपनी या ऐसी कोई भी यूनिट जिसको गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर रखा है, वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट को तीन स्ट्रक्चर में बांटा गया है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है आपका लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में कौन सी आ गई भाई? लोकल अथॉरिटीज़ में आपकी आ गई नगर पालिका। ठीक है, ऐसी नगर निगम। ये अगर कोई कंपनी को इस्टेब्लिश करती है तो वो ये नहीं माना जाएगा कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनी के तरीके से काम कर रही है। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब हमने अगर कैरेक्टरिस्टिक समझनी है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पब्लिक इंटरप्राइजेस में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसको गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस जो है उसको प्राइवेट इंटरप्राइजेस से अलग करती हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज दे रखा है आपको इसको एक एक पॉइंट अच्छे से 3-4 लाइन में आपको कवर करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये सारे पॉइंट 4-4, 5-5 लाइन में लिख करके कवर करने हैं। उसमें लिखना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों ही टर्म गवर्नमेंट के टर्म्स में देखे जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑनरशिप और मैनेजमेंट, कहने का मतलब यह है कि जो भी कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी उनमें उनकी ऑनरशिप यानी कि उनका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट ही चला रही होगी। तो ऐसी विशेषता देखने को मिलती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा है आपका फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स। अब इनको अगर किसी भी तरह से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सरकारी कोष से दिया जाएगा। गवर्नमेंट के एक फंड होगा, उस फंड से इनको पैसा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या है भाई? अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक वेलफेयर का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज काम करेंगी ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगी, उनके कल्याण के लिए काम करेंगी। और बेसिकली जब सोसाइटिकल वेलफेयर की बात होती है तो पहले आप लोगों को मैंने जब भी आपका लेक्चर लिया है तभी मैंने आपको ये समझाया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं ये प्रॉफिट मेकिंग पे काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं। अब आपको यहाँ ये समझना है कि क्या सर सोशल वेलफेयर पे काम करते हुए हम प्रॉफिट को निगलेक्ट कर सकते हैं? यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश हुई है तो क्या उसका सिर्फ काम सोशल वेलफेयर करना है? मतलब उसका काम ये नहीं है कि आप प्रॉफिट मेकिंग करो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज हम
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है तो वो घाटे में भी रहे फिर भी उसे चलना ही चलना है, ऐसा नहीं होता है। आपको पब्लिक वेलफेयर करना है ऐसे कि आपका प्रॉफिट मेकिंग भी होता रहे, लेकिन ये जो प्रॉफिट होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट जो होगा ये मिनिमम प्रॉफिट कहलाएगा। आपको ये नहीं है कि अदर कंपनीज के तरीके से आपको बड़ा प्रॉफिट मेकिंग करना है, आपको जनता का शोषण करना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं ये प्रदान करती है। अगर अब चूंकि ये कैसे करेंगी सार्वजनिक कल्याण, देखो सार्वजनिक कल्याण करने का मतलब ये है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ सके, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम हो सके, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी जो प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथों में हो तो वो बहुत ज़्यादा पैसा छूटते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिर्फ प्राइवेट है, प्राइवेट इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर में इन्वॉल्व है, सिर्फ अकेला वो मोनोपोली क्रिएट करके रखा है हुआ है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करेगी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेगी जिससे जनता का शोषण बच सके। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब हमारे पास मोनोपोली होती है तो मोनोपोली में जो आपका प्रोड्यूसर होता है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग प्राइसेस पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है और उसको कोई मना नहीं कर सकता। या तो क्यों उसका रीज़न ये होता है कि आप उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप कहीं उसका अल्टरनेटिव नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो रेलवे में आपने एक चीज़ देखी होगी, रेलवे के प्राइजेस जो होते हैं, अगर हम कहें कि रेलवे जो है प्राइवेट सेक्टर होल्ड करता तो रेलवे का कोई अल्टरनेटिव है क्या? वो जितना चाहता उतना फेयर लगा सकता था, आपको देना पड़ता। ठीक है, तो ये होता है कि सेवाएं देने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अब यहाँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इनकी जवाबदेही किसके प्रति है, तो ये जवाबदेही किसको देंगे? ये गवर्नमेंट के प्रति, या यूँ कहें संसद के प्रति, या यूँ कहें कि आप पार्लियामेंट जो होती है आपकी, ये पार्लियामेंट को जवाबदेही देते हैं। पार्लियामेंट को इनको जवाब देना होता है कि हमने इतना प्रोडक्शन किया है, इतनी सर्विसेज दी है, इतना पैसा कमाया है, ये पैसा यहाँ सरकारी कोष में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक इंटरप्राइजेस, सिंपल सी बात है। कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन? बात को समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही टाइप के नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी। अब यहाँ पर क्या समझना है वो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है हम आगे आपको समझाते हैं, पहले यहाँ पर आप तीनों का मतलब समझ लीजिए। फिर आता है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या वैधानिक निगम जिसे आप कहते हैं। ठीक है, फिर आती है गवर्नमेंट कंपनीज। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द ओल्डेस्ट अमंग द पब्लिक इंटरप्राइजेस। सबसे पुराना, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना संगठन कौन सा है? ठीक है, गवर्नमेंट के अगर हम सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कौन सा है? तो सबसे पुराना होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड फाइनेंस। ये तीन वर्ड ध्यान रखना। ऑर्गेनाइज इनको किया जाता है, मैनेज किया जाता है और फाइनेंस इनका बाय द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ईच सच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर। All the policy matter and the important decision are taken by the controlling ministry. The parliament has laid down the general policy for such as undertakings. देखो, डिपार्टमेंट का मतलब होता है, आपने, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आपने गवर्नमेंट देखा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जो है आपकी, इसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, फिर होता है आपका एक आईटी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसके बाद अदर मिनिस्ट्रीज ऐसे होती हैं। तो ये एक एक डिपार्टमेंट हो गए गवर्नमेंट के। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपको एक मिनिस्ट्री देखने को मिलती है, रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, रेल मंत्रालय, और इसका एक मिनिस्टर होता है, एक मंत्री होता है इसका। ठीक है, इसका एक क्या होता है? मिनिस्टर होता है या एक मंत्री होता है। और ये मंत्री कहाँ से आता है? ये मंत्री आता है जो आपके लोकसभा चुनाव जीते जाते हैं,
जो मंत्रिपरिषद होती है, मिनिस्ट्री काउंसिल होती है, उससे एक बंदा अपॉइंट किया जाता है। तो आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स आपने देखे होंगे। जैसे आपको सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम पता होगा, ठीक है, नितिन गडकरी। तो ये क्या है, नितिन गडकरी क्या है इस समय? ये सड़क परिवहन मंत्री है, ठीक है। ऐसे कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलते हैं जो एक एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री जो होती है ये पर्टिकुलर उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, और उसके जितने भी फाइनेंस होते हैं, गवर्नमेंट बजट जो पास होता है उस बजट में से एक खासकर पैसा इस मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया जाता है। जैसे रेलवे का पहले बजट अलग आता था, अब गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसी में रेलवे बजट भी आता है, उसी से डिसाइड होता है कि भाई इतना पैसा रेलवे जो है रेलवे डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय होता है, और ये सिर्फ सेंट्रल में नहीं होता, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है इसके लिए पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और वो डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाता है और उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करवाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग रेलवे मिनिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो रेलवे मिनिस्ट्री होती है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हिंदी में भी बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सार्वजनिक उद्यमों में विभागीय उपक्रम सबसे पुराने हैं। सरकार द्वारा विभागीय उपक्रमों का आयोजन, प्रबंधन और वित्त पोषण यानी कि उनको फाइनेंस ये किया जाता है, या सरकार के एक विशिष्ट विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता है जिसको क्या कहते हैं? मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री ये का हेड होता है, ठीक है, होता है। सभी नीतिगत मामले और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नियंत्रक मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। संसद ऐसे उपक्रमों के लिए सामान्य नीति निर्धारित कर सकती है। अब आप कहोगे कि सर ये आखिरी वाली लाइन का मतलब क्या है? देखो, पार्लियामेंट अगर चाहे तो पर्टिकुलर किसी भी मिनिस्ट्री के लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है कि ये कॉमन रूल रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो वैधानिक निगम कहे जाते हैं। इनका मतलब साफ साफ समझ लेते हैं। द स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन और द पब्लिक कॉर्पोरेशन, आपको कहीं स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन लिखा हो या पब्लिक कॉर्पोरेशन लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक होगा। रेफर्स टू द सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बनाया गया हो, अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर ये स्लैश लगा करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखने का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट, आपके यहाँ 3 स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कोई भी कंपनी या कोई भी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन बना सकती है, ठीक उसी तरीके से आपका स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। तो इसीलिए जब सेंट्रल बनाती है तो पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून पास होते हैं, और जब स्टेट बनाती है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसे आप विधानसभा के नाम से जानते हैं, उसमें बनाती है। बात समझ में आ गई? विधानसभा, ठीक है। इट्स मैनेजमेंट पैटर्न, इट्स पावर एंड फंक्शन एंड द एरिया ऑफ एक्टिविटी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा आर स्पेसिफाइड इन द कंसर्न एक्ट। अब सर इसका मतलब समझा दीजिए। देखो, बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है। वैधानिक कॉरपोरेशन, हमेशा याद रखना इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई गवर्नमेंट को वैधानिक कॉरपोरेशन बनाना होगा, वैधानिक का मतलब होता है विधान, विधान यहाँ विधान शब्द है, ठीक है। विधान का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है, नियम कानून। तो ये जो नियम कानून के तहत बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नियम कानून बनाए जा रहे हैं तो उनके लिए आपको कोई लॉ पास करना पड़ेगा ना, कोई आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जब भी बन के तैयार होते हैं तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, यानी कि विधानसभा और विधानसभा कह रहे हैं, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसमें अगर सेंट्रल लेवल पे बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि आपका 2 तरह के हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इन दोनों में एक्ट लाया जाएगा। एक्ट लाने के बाद इस पर बहस होगी, बहस होने के बाद इसे पास किया जाएगा, पास होने के बाद इस पर जो आपके प्रेसिडेंट हैं ये इस पर सिग्नेचर करेंगे, और वो जो आपका एक्ट लाया गया है वो लॉ बन के तैयार हो जाएगा। वो एक एक्ट को उसको मान्यता मिल जाएगी, या यूँ कहें कि उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा कि हाँ वो अब इसके तहत कोई भी कंपनी बन सकती है या कोई भी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बात समझ में आ गई?
तो हमेशा याद रखना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए हमेशा एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? एक्ट की पड़ती है। वहीं अगर हम पिछला वाला जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खासकर आप एक डिपार्टमेंट बनाते हो, डिपार्टमेंट पे एक मंत्री इस्टेब्लिश करते हो, आप वहाँ पे उसको सारा कार्यभार देते हो कि भाई आपको संभालना है। लेकिन अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो वहाँ पर आपको एक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। वैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम ऐसे संगठनों को संदर्भित करता है जो संसद या राज्य विधानसभाओं के विशेष अधिनियम के तहत, विशेष अधिनियम मतलब कोई एक अधिनियम बनाया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, लाया जाएगा, ठीक है। इसका प्रबंधन पैटर्न, उसकी शक्तियाँ, कार्य, गतिविधि या क्षेत्र, इसके कर्मचारी के लिए नियम और विनिमय और सरकारी विभागों के साथ इसका संबंध आदि अधिनियम में ही निर्दिष्ट होते हैं। यानी कि इस एक्ट में ही सारी चीज़ें लिखी होंगी कि ये क्या काम करेगी, इसका वर्क कैसा होगा, इसके जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, इनके लिए क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ड्यूटीज़ क्या होंगी और इसके साथ साथ इसके क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, इनके सारी चीज़ों के बारे में कहाँ लिखा होगा? उस पर्टिकुलर एक्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। बात समझ में आ गई? अगला, अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो सर गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या है? ठीक है, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखो तो लगता है कि यार ये गवर्नमेंट के ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। वो 3 तरह में डिवाइड किए जाते हैं, पहला डिपार्टमेंटल, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, अब कंपनी एक्ट, अ कंपनी इन विच 51%, याद रखना 100% से 51% की बात हो रही है, 51% की, 100% में से 51% और more of its capital held by the central and or state is regarded as the government company। किसी भी कंपनी में अगर 51% या इससे ज़्यादा, ठीक है, या इससे ज़्यादा, एक मिनट की गलत लिख गया था, 51% या इससे ज़्यादा शेयर या कैपिटल गवर्नमेंट ने अगर दे रखी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो कंपनी किस नाम से जानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानी जाएगी। बात समझ में आ गई? और ये इसके लिए एक एक्ट है, याद रखना, दीज कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब आप कहोगे सर यहाँ कंपनी एक्ट तो कुछ और पहले पढ़ते थे। याद रखना कंपनी एक्ट के में अमेंडमेंट किया गया है और अब कंपनी एक्ट 2013 फॉलो किया जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। एंड फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशन एज आर एप्लीकेबल टू एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। और इन सारी गवर्नमेंट कंपनीज को 2013 में जो 2013 का कंपनी एक्ट है, इसमें लिखे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा जैसे अदर कंपनियां करती हैं। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी जिसमें 51% या अधिक पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होती है उसे सरकारी कंपनी माना जाता है। ये कंपनियां अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं और उन सभी नियमों और विनियमों का पालन करती हैं जो किसी अन्य पंजीकृत कंपनी पर लागू होते हैं। इंडिया में अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए भी आपको कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही जितनी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया तो हम गवर्नमेंट कंपनी हम हैं और गवर्नमेंट का ही एक्ट भी है तो हम क्यों फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। एक गवर्नमेंट कंपनी को भी वही एक्ट फॉलो करना पड़ेगा जो अदर कंपनी फॉलो कर रही है। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये बहुत ही कंसाइज वे में आपको इस पूरे बुक का जो समरी है जो आप पढ़ने जा रहे हो उसको मैंने समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो हाँ सर एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला आता है आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। क्या आता है सबसे पहले? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अब आप कहोगे सर ये क्या है? भाई आपका जो डाक है, डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इसके लिए पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है। दूसरा आपका एग्जांपल है रेलवेज, ठीक है। क्या है? रेलवेज, समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल सर बता दीजिए, ऑल इंडिया रेडियो,
AIRFM, ठीक है। उसके बाद है आपका दूरदर्शन, अगर आपको याद हो, शक्तिमान याद है तो बस दूरदर्शन। अगला अगला आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो होती हैं, क्या होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है सर? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या जहाँ ये बंदूक गोली ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में आती हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। समझ में आ गया सर? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से समझना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी खाने की सामग्री होती है या मार्केट में जो कुछ भी सेल हो रहा है, वो खाने वाली एडिबल जितने भी आइटम्स हैं उन सारी चीज़ों की निगरानी करती है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि जैसे ही ये दिवाली और होली का टाइम आता है, आपने देखा होगा कि फलाने दुकान पे खोया पकड़ा गया, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि वो जो है केमिकल से बनाया गया था फलाना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब काम कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अगला है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है आपका LIC, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगला है आपका UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आपका आता है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बेसिकली स्टेट्स बनाते हैं, राज्य बनाते हैं अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट के ट्रेडिंग को लेकर के, तो ये भी इसमें आ जाता है वैधानिक निगम में। बात समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल आप सर इसका दे दीजिए सरकारी कंपनी का। तो बेटा सरकारी कंपनी का एग्जाम्पल होता है हिंदुस्तान मशीनरी लिमिटेड, HMTL, ठीक है। HMTL अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान मशीनरी टूल लिमिटेड इसके तहत आता है। फिर आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। बात समझ में आ गई? या गेल की बात कर लें, GAIL, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल हो गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे जा करके। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आपको इन सारे बारे में आपको एक एक कंपनी के नाम या तीन कंपनी के नाम आपको बताने हैं कि वो किस में आएंगी, गवर्नमेंट कंपनी में आएंगी या स्टेशनरी कॉर्पोरेशन में आएंगी या आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के तहत आएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको सारा टॉपिक समझ में आया, क्लियर समझ में आया। एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी और इसमें आपको पूरा एब्रीविएशन दे दिया है कि भाई क्या समझना है इस पूरे बुक को, जब आप पढ़ोगे तो आपको इस पर क्या समझना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको चाहिए, तो आप विद्यापथ एजुकेशन टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, वहाँ पर जा करके यही आइकॉन आपको देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो विद्यापथ एजुकेशन के नाम से आप उस पर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।